दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। शनिवार का दिन है और एक शनिवार छोड़ करके ठीक 8 बजे हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। और आज एक बार फिर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ उपस्थित हैं, लेकर के सप्ताह की दो ऐसी किताबें जिसके बारे को जानकारी दी जाएगी, उन किताबों के बारे में जिसका चयन आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने किया है। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम, आपके अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और सर के और स्वागत, यस सर, और सर के स्वागत के साथ ही आइए आज की हमारी जो दो चयनित किताबें हैं उन दो चयनित किताबों से आपका परिचय करवाते हैं। आज की दो चयनित किताबें जिसमें साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना, प्रदीप कुमार जी की लोक यथार्थ, और धूमिल श्रीपर्णा जी की किताब। और इन दोनों किताबों के माध्यम से आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दोनों किताबें आलोचनात्मक किताबें हैं। आलोचनात्मक किताबों के साथ साथ दोनों में कुछ ऐसा है जो हर एक साहित्य को, असाहित्य प्रेमी को जरूर यकीनन पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इनके जो लेखक हैं इनसे आपका परिचय करवाते चलें। प्रदीप कुमार जी का परिचय, बंगाल में पले बढ़े हैं, मुख्य रूप से कवि और आलोचक हैं। इन दिनों आप लगातार सक्रिय लेखन में रत हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय और उत्तर बंग विश्वविद्यालय से आपने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, लेख, समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और नियमित रूप से होती रहती हैं। कुसुम वियोगी की चुनिंदा कविताएं नाम से आपने आपकी एक पुस्तक भी संपादित हुई है। सृजनात्मक लेखन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जिनमें गीत संगीत में आपकी विशेष कर रुचि रहती है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य चेतना मंच सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा तृतीय ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान से आपको पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में बतौर हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद वर्ष 2016 से आप दिल्ली के केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, में मूल्यांकक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज आपकी एक बहुत बहुमूल्य कृति पर आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी चर्चा करने वाले हैं। दूसरी हमारी आज की किताब की जो लेखिका हैं श्रीपर्णा तरफदार, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश में जन्मी, पली बढ़ी और बंगाल से ताल्लुक रखती हैं। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, बाद में आपके पिताजी के स्थानांतरण के बाद कोलकाता और कलकत्ता के विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से बीए ऑनर्स की शिक्षा, फिर एमए इग्नू से अनुवाद में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा, विश्व भारती शांति निकेतन से पीएचडी की उपाधि, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के डिप्लोमा शिक्षण सामग्री बंगला निर्माण संशोधन से संबंधित बैठक में विशेषज्ञ के रूप में योगदान, विशेष रूप से कोलकाता के बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज के हिंदी विभाग में आप सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। भिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में, जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। और आज आपकी बहुत बहुमूल्य कृति पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी न सिर्फ अपनी दृष्टि रखेंगे, बल्कि उसकी एक ऐसी आलोचना आपके सामने, या उसके वो पक्ष आपके सामने रखे जाएंगे जिन पक्षों को बहुत जरूरी हो जाता है समझना। तो लोक यथार्थ और धूमिल श्रीपर्णा तरफदार जी की पुस्तक के साथ आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सर, स्वागत है आपका। साथ में हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं उनसे निवेदन कि यदि आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो साहित्य प्रेमियों तक यह कार्यक्रम साझा करके पहुंचा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। और बहुत सुंदर ढंग से आपने दोनों रचनाकारों का, आलोचकों का परिचय दिया है। प्रदीप कुमार का भी और श्रीपर्णा तरफदार का भी। पहली किताब के रूप में हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, लोक यथार्थ और धूमिल। हम सब जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल हिंदी कविता के एक ऐसे कवि रहे हैं जिनको जी। लेकर तरह तरह से विचार हुआ है, तरह तरह से लोगों ने उन पर बात की है।
इस बात के बावजूद भी कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या रही, वो लोहियावाद के साथ रहे, कई चीज़ें रहीं, लेकिन वो हर तरह के काव्य प्रेमियों को पसंद आते रहे। उनकी कविताओं में जो मुहावरे प्रयुक्त हुए, उनको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएँ होती रहीं। अभी हम इस पर बात करते हुए उस ओर भी इशारा करेंगे। मूलतः श्रीपर्णा की यह जो किताब है, इसका आधार तो यह है कि उन्होंने यह पीएचडी थीसिस के रूप में यह किताब लिखी थी। सामान्यतः पीएचडी हम्म। थीसिस की अपनी सीमाएँ होती हैं, लेकिन मुझे देखकर अच्छा लगा कि श्रीपर्णा ने बहुत रूटीन किस्म की पीएचडी नहीं लिखी थी ये। इसमें अ, उनका जो आलोचनात्मक विवेक है, उनके भीतर का जो आलोचक है वो हम्म। लगातार सक्रिय दिखा है। जिस ढंग से उन्होंने उनके धूमिल के जीवन पर बात की है, धूमिल की कविताओं पर बात की है, वो स्पष्ट इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि जी। यह जो लेखिका है, यह जो आलोचक है, यह अ, गहराई में उतर कर कविताओं पर विचार करती है। और कई जगह है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अन्य पक्षों की अपेक्षा, तो धूमिल की कविताओं में कई ऐसे प्रसंग आते रहे, ऐसे मुहावरे आते रहे, जिन्हें सामान्यतः हम्म। स्त्री विरोधी माना जाता रहा है, या स्त्री विरोधी खाने में उनको रखा जाता रहा है। कुछ स्त्री आलोचकों ने उसको इसी ढंग से पढ़ा और व्याख्यायित भी किया है, लेकिन श्री पर्णा ने उन पक्षों को स्त्री विरोध के तौर पर नहीं लिया है, और उनके अपने तर्क हैं उसके लिए, उन्होंने उसका अपना तर्क भी दिया है। और यह माना है कि बेसिकली धूमिल जब यह काम करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ले आते हैं, यानी कि एक तरह से जिसे हम भदेस कहते हैं, कई बार फूहड़ कहते हैं, अश्लील के खाते में डालते हैं, इस तरह की चीज़ों को जब लेकर आते हैं, तो वो एक वैचारिक उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। लोगों की जो सोई हुई चेतना है, उसे उसे जागृत करने की कोशिश करते हैं धूमिल। हम्म। अपने तर्क दिए हैं श्रीपर्णा ने, मुझे अच्छा लगा वो पक्ष पढ़ करके, देख करके, जहाँ पर उन्होंने किया है। उस हर बात से तो सहमति नहीं हो सकती, लेकिन ये ठीक लगा कि एक आलोचक को जो अ, पद्धति अपनानी चाहिए विश्लेषण की, वो पद्धति अपनाई है श्रीपर्णा ने, उन कविताओं को सामने रखते हुए, उद्धरण रखते हुए, उन पर कोई पर्दा नहीं डाला है और अपनी बात की है। इसी तरह से तमाम जो प्रसंग हैं, जो उनका राजनीतिक विवेक है, उस राजनीतिक विवेक की भी हम्म। चर्चा की है श्रीपर्णा ने इस किताब में। और लोक यथार्थ को सामने रखने में ये सारी चीजें आई हैं, जो मैं अभी स्त्री प्रसंग कह रहा था, वह भी जी। लोक यथार्थ का ही मसला है। और बहुत छोटी सी उम्र मिली धूमिल को, जिस ढंग की मतलब उम्र मिलनी चाहिए इस कवि को, वो नहीं मिली। उनकी कुछ कविताएं तो अ, एक तरह से लोगों की जबान पर आ गई थी 70 के दशक में। और नामवर सिंह ने इसकी चर्चा की थी। पहले पहले किसी बड़े आलोचक का जिक्र करें, तो नामवर सिंह ने धूमिल की कविताओं पर बात की। और फिर तो एक लंबी परंपरा है धूमिल पर बात करने की भी, और उनको अस्वीकार करने की भी, दोनों चीजें होती रहीं। हम्म। और चूंकि धूमिल की कविताओं में ऐसी पंक्तियां रहीं जिनको आप स्लोगन की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, मुहावरे की तरह इस्तेमाल कर सकते, इसलिए भी लोगों की जबान पर धूमिल चढ़े। और उस दौर में अ, कई तरह की चीजें संसद को लेकर के, अ, एक उनकी जो बहुत पटकथा, जो उनकी कविता है, वो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। अ, उस कविता को लेकर मोचीराम जो उनकी कविता है, उसको सामने रख करके बहसें होती रहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी किताब आई। श्रीपर्णा ने भी इस किताब में उनकी कुछ अप्रकाशित कविताएं संकलित की हैं। जाहिर है कि अब वो सब हम्म। संकलित हो गई, क्योंकि धूमिल का समग्र आ चुका है, धूमिल की संपूर्ण कविताएं अब प्रकाशित हैं। तो ये सब उसमें जी। शामिल हो गया है, लेकिन श्रीपर्णा ने उसमें ईमानदारी से काम किया है। यह भी मुझे अच्छा लगा कि श्रीपर्णा उन जगहों पर भी गई जिनका धूमिल से संबंध रहा, यानी कि सिर्फ क्या बात है।
पुस्तकालय में बैठ करके उन्होंने ये किताब नहीं लिखी, यह काम नहीं किया। हम्म। बनारस गईं, उनके गाँव गईं, उनके परिवार के लोगों से मिलीं, धन्यवाद भी दिया है उन्होंने, उनके पुत्र को इसमें धन्यवाद दिया है। बहुत अच्छी भाषा है श्रीपर्णा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम होता है। मतलब मैं सामान्यतः इस तरह सोचता नहीं हूँ, स्त्री और पुरुष आलोचक के खाने में नहीं सोचता हूँ, लेकिन यह देखें तो हिंदी में स्त्री आलोचकों की कमी रही है। बहुत हम्म। थोड़ी संख्या है स्त्री आलोचकों की। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि श्रीपर्णा के पास बड़ी समर्थ भाषा है। विश्लेषण करने वाली तीक्ष्ण भाषा, कविता में प्रवेश करने वाली भाषा है। कविता को कैसे जी। डिकोड करें, कविता को कैसे खोलें, ये सलीका भी उनके वहाँ मुझे दिखाई दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। जहाँ-जहाँ उनकी कविताओं को उद्धृत किया है, तो उसके साथ जी। उनकी जो उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किया है, वो सब उनकी विवेक संपन्नता को इंगित करते हैं, बताते हैं। पिछले ही दिनों मेरे पास एक किताब आई ये, और मैं इसको पढ़ गया, देख गया। कई जगहों पर मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया, देखा मैंने कि कहाँ क्या चीज़ है। और ऐसी चीज़ें इनके वहाँ आती हैं, मेरे लिए बसंत बिलों के भुगतान का मौसम है, और यह वक्त है कि मैं वसूल करूं टूटती हुई पत्तियों की उम्र, जाड़े की रात, जले कुत्ते का हम्म। दुस्साहस, वारंट के साथ आए अमीन की उतावली, और पड़ोसियों का तिरस्कार, या फिर उन तमाम लोगों का प्यार जिनके बीच मैं अपनी उम्मीद के लिए अपराधी हूँ। यह वक्त है कि मैं तमाम झुकी हुई गर्दनों को उस पेड़ की ओर घुमा दूं जहां बसंत दिमाग से निकले हुए पाषाण कालीन पत्थर की तरह डाल से लटका हुआ है। यह वक्त है कि हम कहीं न कहीं सहमत हों। ये क्या बात है। धूमिल की कविता है। और हम्म। इसको लेकर के अपनी बात जब कहती हैं श्रीपर्णा, तो लिखती हैं कि सच तो यह है कि न जाने कितने ही बसंत आए गए, पर आदमी में खुद के प्रति होने वाले अत्याचारों का विरोध करने का साहस नहीं है। यहाँ तक कि उम्मीद भी भाप बनकर उड़ चुकी है। ऐसे नाजुक दौर में धूमिल साहसिकता, सामूहिकता और भाईचारा की संजीवनी लेकर उपस्थित होते हैं। वे हम्म। जानते हैं कि आदमी को उसकी जिम्मेदारियां खोखला करती हैं, और उसका घर छोटी-छोटी सुविधाओं की लानत से बना है। फिर भी चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से उस खास बात पर सहमत हों, जिससे जिंदगी सही रूप से जी जा सके। कितनी अच्छी हम्म। व्याख्या है, सुसंगत व्याख्या है कविता की। और एक युवा उम्र में जब आज से 10 एक साल पहले यह काम किया श्रीपर्णा ने, तब और अधिक युवा उम्र उनकी रही होगी, तब यह विवेक संपन्नता और आश्वस्त करने वाली है। ये आश्वस्त हम्म। करती है, और ये बताती है कि इस आलोचक में संभावनाएँ हैं। भविष्य में यदि ये अ, इस काम को और गंभीरता से लें, आलोचना कर्म को, तो कुछ बेहतर हिंदी को मिल सकता है, आ सकता है। बहुत सारा मैं देख रहा था, जहाँ-जहाँ भी अ, उठो और अपने भीतर सोए हुए जंगल को आवाज़ दो। क्या बात उसे है। जगाओ उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतज़ार में खड़े हैं। वहाँ चलो, उनका साथ दो, और इस तिलिस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो, और साबित करो कि वे सारी चीज़ें अंधी हो गई हैं, जिनमें तुम शरीक नहीं हो। हम्म। देखिए, धूमिल घोषित तौर पर राजनीतिक कवि थे। इसमें कहीं हम्म। कोई इफ़र्ट नहीं। हालाँकि उन्होंने शुरुआत नवगीत से की थी। हाँ, इसीलिए उपनाम भी धूमिल रखा उन्होंने, असली नाम तो सुदामा पांडेय था उनका। बिल्कुल। तो गीतों से, नवगीतों से शुरुआत की, और वो उनके गीतों में अगर जिन लोगों ने उनकी रचनाओं को देखा है, आरंभिक गीतों को देखा है, वे जानते हैं कि उनमें उसी तरह की उदासी भी है उन गीतों में, रोमान भी है, जो गीत का अपना नवगीत का जो पूरा सौंदर्य था, उसमें उसमें भी राजनीतिक चेतना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वहाँ पर। लेकिन जब वो मुड़ते हैं और समकालीन यानी कि मुक्त छंद की कविता की ओर आते हैं, तो विशुद्ध राजनीतिक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज महत्वपूर्ण है। और जब धूमिल आते हैं तो यह भी याद रखना चाहिए कि यह वह दौर था जब सिर्फ हिंदी में नहीं पूरे भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव था। बहुत सारे कवियों लेखकों हम्म। को लोग जिन्हें मार्क्सवादी समझते हैं, दरअसल वो कभी मार्क्सवादी थे ही नहीं। हिंदी में जैसे रघुवीर सहाय, हाँ, विजयदेव नारायण शाही तो खैर थे ही, रघुवीर सहाय, ये खुद धूमिल, आरंभिक दौर में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अपने शुरुआती दौर में, ये सब लोग जो थे ये लोहिया से प्रभावित लोग थे। पूरा परिमल का एक दौर था जहां पर ये सब लोग थे। धर्मवीर भारती, ये सारे के सारे लोग थे। उधर यू आर अनंत मूर्ति, जिन्हें बहुत सारे लोग वामपंथी रचनाकार समझते रहे हैं, वो ताउम्र राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे। सहमत या सहमति अपनी जगह है, किसी के लेखन से वो एक अलग चीज है। तो मैं कहना ये चाहता था कि हिंदी की दुनिया में अगर आप याद करेंगे या भारतीय साहित्य पर भारतीय राजनीतिक विचारकों को देखेंगे तो आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव है, लेकिन इसके पूर्व महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके विचारों का गहरा प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रभाव है। तो ये मतलब इसको बराबर याद रखना चाहिए। और कारण यह था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास उस कालखंड में, जब नेहरूवियन युग था राजनीति का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था और एक नेहरूवियन मॉडल काम कर रहा था, उस दौर में उसके समानांतर मुक्ति की राजनीति राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। वो एक ठीक है कि वो दौर ऐसा था कि वो बड़ा हस्तक्षेप संभव नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने काम बड़ा किया था और वो सर्जकों को प्रभावित करता था। तो धूमिल वहां से निकले थे, अपना विस्तार किया। कवि किसी सीमा में नहीं बनता, इसलिए आवाजाही तमाम जगहों पर करता है, कई विचारों से ऊर्जा ग्रहण करता है। तो धूमिल ने भी किया, और मैंने देखा कि श्री पर्णा ने बहुत सलीके से इस पर विचार किया है, इसको उद्घाटित किया है। इस किताब के अंत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चित्र भी उन्होंने उस दौर के इकट्ठा किए हैं, धूमिल के, उनके मित्रों के। कुछ विडंबनाओं की ओर भी इशारा किया है कि उन्होंने जो बंगाल के कवि थे सुकांत भट्टाचार्य, बहुत बड़े कवि, एक तरह से नक्सलवाड़ी का जो पूरा आंदोलन था उससे निकले कवि थे, उनकी कविताओं का अनुवाद किया था एक कंचन कुमार नाम के वामपंथी होते थे, शायद अब भी होंगे। उनके साथ मिलकर तब बनारस में थे, लेकिन बाद में जब किताब छपी तब उस पर सिर्फ कंचन कुमार का नाम था, धूमिल का नाम नहीं था। कहीं ना कहीं ये वो दौर रहा होगा सुकांत की ओर झुकने का या नक्सलवाड़ी से, कि धूमिल की अपनी कविता में भी एक प्रसंग नक्सलवाड़ी को लेकर आता है। वो कहते हैं कि भूख में तनी हुई मुट्ठियों का नाम नक्सलवाड़ी है। ये अपनी कविता में लेकर के क्या आते बात। हैं धूमिल। तो एक तरह से उनके साथ ये विडंबना कहें कि अत्याचार भी हुआ कि जिन कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया उन हम्म। पर उनका नाम नहीं आया और किसी और का नाम रह गया, लेकिन बाद में इस सत्य की ओर इशारा किया है श्री पर्णा ने। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस ओर लोगों का ध्यान जाएगा, कुछ लोगों को पता भी है इस तथ्य के बारे में बीच के दिनों में, तो ये सब तो होता रहता है। यानी कि एक तरह से उस दौर की भारतीय कविता से भी परिचित थे धूमिल। श्री पर्णा ने इस ओर भी इशारा किया है। तो कुल मिला जुलाकर मुझे लगा कि धूमिल को समझने के लिए जो लोग भी अ, धूमिल की कविता के प्रेमी हैं या समकालीन हिंदी कविता में धूमिल की अवस्थिति को जानना चाहते हैं कि कहाँ है धूमिल हम्म। और धूमिल का पक्ष क्या है, उनकी कविताओं की कुछ सीमाएं क्या हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अन्य किताबें जो धूमिल पर केंद्रित हैं उन्हें पढ़ने के साथ श्रीपर्णा तरफदार की यह किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए। क्या तो बात है। यानी धूमिल तो को अब समझने के लिए एक बेहतरीन किताब के रूप में आप इसको अन्य सभी के लिए कहते हैं कि भाई सभी जो भी धूमिल को समझना चाहते हैं, सुदामा पांडे जी को समझना चाहते हैं, वे आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
जी सर, आज की अब हम हमारी लोग दूसरी किताब, और दूसरी किताब सर के हाथ में है। हम लोग इस पे बात करेंगे रवि। आ, ये जी प्रदीप सर। कुमार की किताब है, जिनका परिचय आपने आरंभ में बताया, किताब के बारे में भी जी। बताया। प्रदीप हिंदी के युवा आलोचक हैं, सक्रिय संस्कृति कर्मी हैं। वो कविताएं लिखते हैं, कवि हैं। उनकी दूसरी किताब है यह, और अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में भी दिखाई देती हैं। यह किताब आलोचना की है। इसमें उनके कुछ आलेख संकलित हैं और कुछ लोगों के इंटरव्यू हैं, जो लोग समकालीन साहित्य में सक्रिय हैं। मोहनदास नैमिष हम्म। राय, कुसुम वियोगी, राकेश रेणु, क्रमशील भारती, जयप्रकाश करदम, निरंजन श्रोत्री जैसे लोग हैं। इन लोगों के इसमें साक्षात्कार भी हैं इस किताब में। मुझे अच्छा यह लगा कि इस किताब को पढ़ते हुए, एक तो इसका नाम देखिए, साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना, कि आलोचक की जो सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक चेतना की ही होनी चाहिए। ये मुझे अच्छा लगा कि प्रदीप कुमार की जो मूल चिंता है वो यह है कि जो लोकतांत्रिक चेतना है वह लोगों के बीच बची रहे, लेखकों कवियों में बची रहे, राजनीतिज्ञों में बची रहे। और उनके जो लेख हैं इसमें, जिसको उन्होंने कुछ किताबों के माध्यम से, आत्मकथाओं के माध्यम से और कुछ कविताओं के विश्लेषण के माध्यम से सामने रखा है। मैं ये देख रहा था कि इसमें करीब 15 इनके लेख हैं। आदिवासी साहित्य को लेकर के भी इनका एक बहुत अच्छा लेख है। आप सब, हम सब परिचित हैं लक्ष्मी नाम के ट्रांसजेंडर जो हैं, उन उनसे। उनकी जो आत्मकथा है, मैं लक्ष्मी मैं जुड़ा, उस पर बहुत अच्छी बातचीत की है। उसका शीर्षक बहुत अच्छा है, मैं ऊर्ध्वगामी किन्नर, एक ऊर्ध्वगामी किन्नर की आत्मकथा। ये मुझे लगता है इससे पता चलता है कि सोचने का ढंग क्या है आलोचक के। हलाला नाम का जो उपन्यास है उसका इसमें इन्होंने विश्लेषण किया है। बाल साहित्य भी इनकी चिंता के केंद्र में है। कई चीजें हैं, समकालीन हिंदी कविता और जो दलित कविता है उसके सौंदर्य शास्त्र को लेकर के इन्होंने अपनी किताब में चिंता जाहिर की है। और एक बड़ा प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र का, पिछले 25-30 वर्षों से, अधिक समय से, लगभग कहना चाहिए 90 के बाद से ही, जब से हिंदी में दलित कविता को प्रमुखता मिलनी शुरू हुई है, तब से ही उसके सौंदर्य शास्त्र का प्रश्न महत्वपूर्ण होकर के आया है, कविता के लिए भी, कहानी के लिए भी, समूचे दलित साहित्य के लिए। इस सौंदर्य शास्त्र का जो प्रश्न है वो एक बड़ा प्रश्न है, दलित चेतना का सौंदर्य शास्त्र। तो वो निकल करके आया है, तो उस पर भी इन्होंने गंभीरता से बात की है। संत साहित्य पर बात करते हुए महिला संत काव्य की परंपरा पर विचार किया। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें कि संत परंपरा में महिला संतों पर बातचीत, दलित साहित्य पर बातचीत, आदिवासी साहित्य पर बातचीत, ट्रांसजेंडर साहित्य और उनकी समस्याओं पर बातचीत, ये सब बताता है। मुस्लिम जीवन को केंद्र में रख करके बातचीत, ये सब बताता है कि किसानों को सामने रख करके बातचीत, ये बताता है कि प्रदीप जो है उनकी चिंताएं क्या हैं। वो किसी शौक से साहित्य में नहीं है, या वो आलोचक नहीं है कि चलो ये भी एक नाम यश का एक रास्ता है, चलो कुछ नाम यश कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। एक बड़ा कंसर्न, एक गहरी प्रतिबद्धता जो है वो प्रदीप ठाकुर के, प्रदीप कुमार के इस लेखन में दिखाई देती है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज रही प्रदीप के लेखन में। कई बार कोई कह सकता है कि यह एक विषय पर केंद्रित किताब नहीं है, विविधता है। विविधता का भी अपना सौंदर्य होता है। एक विषय केंद्रित किताब की अपनी भूमिका जी। होती है, विविधता की अपनी भूमिका होती है। और एक युवा आलोचक के भीतर की यह विविधता यह बताती है कि उसका संसार बड़ा है। उसने अपने जी। लिए कोई छोटा दायरा नहीं बनाया है। हाँ, और साहित्य और संस्कृति कर्म उसके लिए गहरी संलग्नता का विषय है।
जो साक्षात्कार उन्होंने लिए हैं दलित कवियों से, दलित रचनाकारों से या गैर दलित रचनाकारों से, उसके जो प्रश्न हैं उसमें भी उनकी गहरी चिंता व्यक्त हुई है। यह किताब भी अपने शिक्षकों को, अपने गुरुओं को समर्पित किया है उन्होंने, माता-पिता के अलावा। इससे भी पता चलता है कि किस ढंग से वो जुड़ाव महसूस करते हैं लोगों के साथ, जीवन और रिश्तों के साथ। तो मुझे कई चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण लगीं और ये जो लेख भी इन्होंने लिखे हैं, उसमें अ, इनका अध्ययन मुझे दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए लिख लिया, कई चीज़ें हैं, जहाँ पर ढेर सारे संदर्भ ये लेकर के आते हैं। मैं देख रहा था कि समकालीन हिंदी कविता और दलित स्त्री का पक्ष नाम का जो एक इनका लेख है, उसको मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि इसमें जो समकालीन हिंदी कविता के तमाम महत्वपूर्ण कवि हैं, अ, उनका संदर्भ इन्होंने लिया है, उनका ज़िक्र किया है और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से वहाँ दलित स्त्री का जीवन कविता में आया है और उसकी ताकत क्या है, उसकी सीमा क्या है, ये दोनों इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। अ, राष्ट्रवाद को लेकर के भी इसमें एक लेख है, उसकी पुनर्व्याख्या को लेकर के यह भी सोचने समझने अ, का इशारा करने वाला लेख है, समझने वाला है। अ, एक लेख बहुत अच्छा है कि स्त्री भाषा के नज़रिए से दलित स्त्री चिंतन पर बात की है इन्होंने। कम होता है कि भाषा के ज़रिए लोग चिंतन को पहचानें। हाँ, लेकिन ये एक ज़रूरी टूल है, ज़रूरी औज़ार है, जब आप भाषा के ज़रिए किसी चीज़ को डिकोड कर सकते हैं। एक ऐसा औज़ार है जिसको कम आज़माते हैं लोग, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि युवा आलोचक प्रदीप कुमार ने इस टूल का इस्तेमाल किया है और भाषा के ज़रिए दलित स्त्री चिंतन पर बात की है और कुछ पते की बातें इन्होंने निकाली हैं उसमें, लेकर आए हैं वो और यह नई चेतना, नई दृष्टि उनको दिखाई दी है अ, उसे भी उन्होंने इसमें रेखांकित किया है। किसान को लेकर के भी इसमें है और तेरा संगी कोई साथी नहीं। मुझे अच्छा लगा ये देख कर के कि अब किसानों पर कम-कम बातें होती हैं साहित्य में लोग होता है आजकल प्रेमचंद को लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। पक्ष और विपक्ष में सब अपने-अपने ढंग से प्रेमचंद को समझ रहे हैं। इससे प्रेमचंद का महत्व ही निर्धारित होता है। आखिर और किसी पर बात क्यों नहीं हो रही है? इससे पता चलता है कि प्रेमचंद ने हिंदी जनता के विवेक को कहीं न कहीं छुआ है। प्रभावित तो किया ही है, प्रभावित तो बिल्कुल। किया ही है वरना उनके जाने के इतने वर्षों बाद आज 1936 में चले गए थे वो, है ना? 13 वर्ष कम अ, अब शताब्दी हो जाएगी उनके जाने के तो लोग बात कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर बात में प्रेमचंद से सहमत हुआ जाए। समय बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो अपना-अपना ढंग है प्रेमचंद को समझने का। कुछ लोग चर्चा में आने के लिए बिना पढ़े भी प्रेमचंद पे बात करते हैं, कुछ लोग प्रेमचंद को पढ़कर उनसे असहमति दर्ज करते हैं। तो ये आजकल चल रहा है, अच्छी बात है। असहमति देखिए क्या है ना, असहमति तो ज्ञान का सौंदर्य है। हाँ, ज्ञान की दुनिया असहमति से ही आगे बढ़ती है, उसका विकास होता है। वहाँ वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो अगर लोग असहमत हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन तार्किक ढंग से असहमत होना चाहिए, उसका निहितार्थ बिल्कुल। होना चाहिए और कैसे प्रेमचंद के साहित्य का आज की दुनिया को हम सुंदर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये है मुझे अच्छा ये प्रसंग इसलिए याद आया कि यह इस किताब की भूमिका प्रदीप ने जिस दिन लिखी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसे जो है प्रेमचंद जयंती 2022 पर इसकी अपनी भूमिका लिखी है। यानी कहीं न कहीं एक जुड़ाव प्रदीप भी प्रेमचंद के साथ महसूस करते ही करते हैं और मुझे लगता है कि साहित्य में व्यापक जनता के बारे में सोचने वाला कोई भी सर्जक, आलोचक, विचारक प्रेमचंद की ओर जाता ही जाता है। इसलिए नहीं जाता कि उनसे पूरी तरह सहमत हो वो, इसलिए जाता है कि एक ऐसे पुरखे के रूप में उनको वो देखता है जिन्होंने
अंधेरे में रोशनी तो दी थी, है ना। अब सबकी सीमाएं होती हैं, प्रेमचंद की भी होंगी, हमारी भी हैं। 50 साल बाद हम लोगों की भी सीमाएं लोग बताएंगे, आज भी बता सकते हैं, 50 साल बाद क्यों। अब तो नया। प्रेमचंद के अपने समय में भी प्रेमचंद के आलोचक थे, और बहुत गलत ढंग से प्रेमचंद की आलोचना कर रहे थे वो लोग। आज वो लोग सिर्फ इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने प्रेमचंद की आलोचना की थी, आलोचना की थी। वरना उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती। तो अच्छा है, असहमति का स्वागत होना चाहिए हर जगह। मुझे ये अच्छा लगा कि सॉरी, मुझे अच्छा लगा कि प्रदीप तमाम कोने अतरों की ओर जाते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं। तमाम जो उनके सवाल हैं, चाहे वो कुसुम वियोगी से किया हो उन्होंने, या जयप्रकाश करदम से किया हो उन्होंने, या मोहनदास नमिसराय से किया हो उन्होंने, एक बातचीत मेरे साथ भी की है उन्होंने, मुझसे भी किया, जो सवाल किए, इस सब में उनका चिंतक, उनका विचारक, उनका संस्कृति कर्मी, उनका कवि दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि प्रदीप की इस किताब का साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना का स्वागत किया जाना चाहिए। एक सक्रिय युवा आलोचक और संस्कृति कर्मी के लेखन को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सर। आज की दो किताबें, जिसमें पहली किताब थी धूमिल को करीब जाकर के पहचानने की, या धूमिल के करीब जाने की, करीब जाकर के उन्हें समझने की, और उनकी कविताओं से उन्हें और उस वक्त की काल दशा परिस्थिति या उनके माध्यम से उनके उद्देश्य को, लोक यथार्थ और धूमिल, श्रीपर्णा तरफदार जी की पुस्तक। और दूसरी आज की हमारी किताब थी, जो कि सर अभी अभी चर्चा कर रहे थे, साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना की। सर ने कुछ बातें किताब के बारे में कही कि यशोगान के उद्देश्य के साथ किताब बिल्कुल नहीं लिखी गई है, सचमुच में लोकतांत्रिक चेतना की बात हुई है। सर ने कहा कि लेखक को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, या लेखक का कर्तव्य है, उसका अपना फर्ज है, जिम्मेदारी है, कि वह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके अपना लेखन कार्य करे। सर का कहना है कि भाषा के जरिए चिंतन की बात हुई है, किसान, किन्नर, दलित, राष्ट्रवाद की बात हुई है। प्रेमचंद जयंती पर विशेष रूप से 2022 में इसकी भूमिका लिखी गई है। और युवा आलोचक के रूप में आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी ने बताया कि साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना भिन्न विषयों के साथ में न सिर्फ एक ऐसा शब्दों का गुलदस्ता है जो हर किसी के अपनी पुस्तकालय में होना चाहिए, बल्कि हर किसी के जहन में, दिमाग में भी होना चाहिए कि उसके पृष्ठभूमि में लेखक प्रदीप जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो साहित्य की 21वीं सदी और लोकतांत्रिक चेतना, और हमारी आज की दूसरी जो पुस्तक थी श्रीपर्णा तरफदार जी की लोक यथार्थ और धूमिल, इन दोनों पुस्तकों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इनके प्रकाशन से प्राप्त करें, इन्हें पढ़ें, और पढ़ करके आप यदि अपनी आलोचना, अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जो भी आपके भाव मन में उभर कर आते हैं, उन्हें लिख करके यदि भेजें तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, कि आपने एक बार फिर शनिवार को बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकाला और दो पुस्तकों के साथ आप उपस्थित रहे। एक शनिवार छोड़कर फिर अगले शनिवार को आप विशेष धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का। उपेंद्र नाथ रैना जी जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को पुस्तक चर्चा पर केंद्रित महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहा है, और साथ में पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणियां की। ज्योति कुमारी जी, प्रदीप कुमार जी, विनीता सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को नवाजा। भविष्य में जो देखेंगे और जो अपनी टिप्पणियां देंगे, उनका अभी से हम स्वागत करते हुए, तमाम दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।